एनसीईआरटी के अंदर जो इंटरनल क्वेश्चन होता है वो है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एक एक करके समझना है चीज़ों को। दीवार उवाल जब चुरा जाएगा, घर और बन जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा दीवार सबका, तो उसमें सफ़ेदी लाने के लिए, उसको चमकाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग देखो, हमें वियोजन अभिक्रिया लिखना है, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देना है। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बाबू लाइट का यूज होता हो डिकम्पोजिशन के लिए, हीट का यूज होता हो डिकम्पोजिशन के लिए, और किस चीज़ का। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बाबू। देखिए, हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, या फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आप पढ़े होंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये केमिस्ट्री का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। इसका जो है ना एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर जो है ना हम आपको यहाँ पे करा देते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद 1 मार्क्स वाला जितना ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है क्वेश्चन एनसीईआरटी से, वो सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और फिर बाकी जो 2 मार्क्स की या 5 मार्क्स की या लॉन्ग शॉर्ट जो भी होंगे उस टाइप का क्वेश्चन भी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल ये हम आपको जो है ना एनसीईआरटी के अंदर जो इंटरनल क्वेश्चन होता है वो है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एक एक करके समझना है चीजों को। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, कह रहा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यस बाबू, आपको पता होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है ना सामान्य ताप पर वायु में आराम से जलता है, लेकिन उसके रिबन को साफ करके तब जलाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे फोकस करिए। बेसिकली इसके रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसके सतह पर, इसके सतह के ऊपरी सतह पर ही क्या जम जाता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सबको पता है भाई कि कोई भी चीज जलने की जो क्रिया होती है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई चीज जल रहा है ना तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ऑक्साइड बनाएगा। यस बाबू, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो वही बोल रहा है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य तापमान पर वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसके ऊपरी सतह पर ही वो जम जाता है ना। मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जम जाता है। तो इसीलिए जलाने से पहले हम लोग उस रिबन को सबसे पहले सरेस पत्र आप लोग सुने होंगे, या फिर सैलेस पेपर या सरेस पत्र आप सुने होंगे। इसे रेगमाल के भी नाम से जाना जाता है। एक पत्र आता है जो कि रूखरा रहता है और उससे रगड़ दिया जाता है तो रिबन साफ हो जाता है, ठीक है। उसे रगड़ करके साफ कर दिया जाता है ताकि उस पर आसानी से ऑक्सीजन जो है ना उस मैग्नीशियम के साथ संयोग कर सके, ऑक्सीजन जो है ना उस मैग्नीशियम रिबन के साथ आसानी से रिएक्शन कर सके, तभी तो जाकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा उसके सतह पे। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए रगड़ के साफ कर दीजिए ताकि ऑक्सीजन जो है ना मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, आराम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से लॉ के साथ जलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस कारण से तो इसका आंसर इंग्लिश में भी आपके सामने रखा गया है कि एक्चुअली मैग्नीशियम मेटल जो है ना रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्ट एयर यानी कि ऑक्सीकृत हवा के साथ, है ना, और एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपर द सरफेस, मैग्नीशियम सरफेस के ऊपर में, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ अच्छे से रिएक्शन कर सके, इसके लिए मैग्नीशियम के सतह को सफाई कर दिया जाता है सैलेस पेपर या सरेस पत्र के या फिर रेगमाल से रगड़ करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई एक देखिएगा, अक्सर कुछ पदार्थ का उपयोग किया जाता है दीवारों में सफेदी लाने के लिए। दीवार उवाल जब चुरा जाएगा, घर और बन जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा दीवार सबका, तो उसमें सफेदी लाने के लिए, उसको चमकाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। तो किस टाइप के चूने का उपयोग करते हैं, तो ध्यान देखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना। वही बोल रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके दीवालों में सफेदी के लिए, उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, यानी अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग।
व्हाइट करने के लिए, सफाई करने के लिए, सफेदी करने के लिए इस विलयन एक्स का उपयोग किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये पदार्थ जो एक्स है वो एक्स पदार्थ का नाम क्या है या फिर इसका सूत्र क्या है। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया, पहला क्वेश्चन, इसी को इंग्लिश में यहां पर दिया हुआ है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ लिया कि उस पहला नंबर में जो एक्स का नाम पूछा गया है उस एक्स के पदार्थ को लिखिए और उसको जल से अभिक्रिया करा करके बताइए। वाटर के साथ उसका रिएक्शन भी दिखाना है, क्योंकि वो एक्स का विलयन न यूज किया जाता है, तो एक्स का विलयन कैसा होगा, एक्स वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एक्स पदार्थ को पानी में घोरेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो वही सेकेंड नंबर में फिर वो क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया है कि जो पहला नंबर क्वेश्चन में जो एक्स का आपने नाम बताया है उसको लिखिए फिर से, और लिख करके पदार्थ एक्स को जल के साथ अभिक्रिया करके दिखाइए या फिर अभिक्रिया करा के लिखिए। ठीक है, इसी को इंग्लिश में इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा गया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। कर रहा है ना, रिएक्शन लिखना है किस सब्सटेंस का, तो एक्स सब्सटेंस का वाटर के साथ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटरनल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इसमें एक्सटर्नल क्वेश्चन भी है, यानी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली देखो हम आपको सब कुछ बताते हैं। हम लोग जो किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग करते हैं ना, वो कोई नया नहीं है, वही बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको हम लोग घर की पोताई के लिए या घर को सफेद करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। यह जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे इसका आंसर पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अपने हाथों से इसका आंसर बताएंगे। देखिए आंसर में इसका फोकस करिए। पदार्थ एक्स का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, और उसका सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बाबू, उसका सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और सबसे खास बात कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो जल के साथ कैसे पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है वो यहाँ पे लिखा गया है। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड टाइप का होता है। इस टाइप का सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड टाइप का होता है। वो वाटर के साथ यानी लिक्विड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाँ, उसमें से उष्मा निकलती है, इसीलिए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा गया है इसको, है ना, हम लोग पढ़े थे ना। इसी आंसर, जितना आंसर हमने बताया उसी को इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे लिख दिया गया है कि नेम ऑफ सब्सटेंस एक्स इज क्विक लाइम एंड फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विक लाइम इसको इंग्लिश में बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना को। इसका इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, वाटर के साथ एक्स सब्सटेंस का जो रिएक्शन है उसी का इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट यहाँ पे रिलीज कर रहा है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या बाबू। चलिए अब ये एक्चुअली हुआ क्या, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। हुआ क्या, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसका उपयोग किया जाता है घरों में सफेदी लाने के लिए। होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब लाते हैं ना हम लोग, तो उसमें सबसे पहले वाटर मिक्स करते हैं, है ना, वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने से हीट रिलीज करता है। देखिए कैसे, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक बनाता है और इससे हाइड्रोजन गैस या उष्मा यहाँ पर निकलता है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये हो गया बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना था, ये बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घर के पोताई में होगा, आराम से घर को पोत देंगे। लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घर को या दीवालों को सफेद नहीं करता है। दीवालों को सफेद करने के लिए कुछ और यहाँ पे कार्य होता है। देखिए हम आपको बताते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली होता क्या है, ये जो है ना ये हमारे आसपास जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बाबू एक्चुअली होता क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और कुछ वाटर या कुछ जल वाष्प, इसको हम बोल सकते हैं वाटर वेपर बोल सकते हैं, है ना, ये सब बनता है। क्लियर, ये सब बन जाता है। समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही दीवार में सफेदी लाता है, दीवार में सफेदी
लेकिन हम लोग सोचते क्या है कि यही वाला दीवार में सफेदी ला दिया, जबकि नहीं। इसका मेन है रिएक्शन ये कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवार में पोताई हो जाता है इसका, तो हमारे आसपास के वातावरण के कैल्शियम हमारे आसपास के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये एक्चुअली दीवार को सफेद कर देता है या दीवार में सफेदी लाता है। ठीक है, देखिएगा रूम जब पोताई हो जाता है ना, तो उसके बाद वो ठंडक महसूस कराता है। ऐसा ठंडक क्यों महसूस कराता है? क्योंकि दीवार में जब चूना से पोताई कर दीजिएगा ना, तो वो जलवाष्प उससे निकलता है, और वही जलवाष्प रूम को थोड़ा समय के लिए ठंडा बनाए रखता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक्चुअली होते रहता है। आगे बढ़ाते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप फोकस करिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ये सब रिएक्शन तो हम आपको कराए हुए हैं क्लास में बाबू। विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? तो कह रहा है कि क्यों बदल जाता है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है, वाई डज its color get changed when an iron nail is dipped in it? जब हम आयरन के कील को या लोहे की कील को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है ना, तो आयरन जो है ना यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यस वो कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करके एकल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। देन क्या बनता है? आयरन इसकी कॉपर की जगह पे आ जाएगा, कॉपर की जगह पे आयरन आएगा, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, और फिर कॉपर जो है ना ये साइड में हट जाता है, विस्थापित हो जाता है ना, इट गेट डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अब मुख्य रोल में कौन है? मुख्य रोल में आयरन सल्फेट है, और यह तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यह नीचे अवक्षेप के रूप में बन जाता है। एक तरह से इसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नीला रंग का ये होता है, नीले रंग से क्या हो जाता है? नीले रंग से ये नीले रंग का होता है, नीले रंग से ये हरा रंग में चेंज हो जाता है। इसको पढ़िए ना, इसमें दिया होगा। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। वही बात है, लोहे की कील जो है ना कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देता है, और आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, यस कैसा रंग होता है इसका नीला रंग होता है। और यह नीला रंग किस में चेंज हो जाता है? तो हरा रंग में। हरा रंग में क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि आयरन सल्फेट का ही कलर हरा टाइप का होता है, तो यह हल्का हरा रंग में बदल जाता है। बहुत सीधा है। इसी आंसर को इंग्लिश वर्जन में नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाई देगा यहाँ से। ये जो आंसर है आपको टोटल जितना हमने हिंदी में बताया वही चीज इंग्लिश में लिखा है कि आयरन नेल जो है ना डिस्प्लेस कर देता है। आयरन नेल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कौन? आयरन नेल। एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट बनाता है। एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू द लाइट ग्रीन कलर। किसमें चेंज हो जाता है? वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिखाई देगा, ठीक है, कि आयरन जो है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया। एक्चुअली ये हरा रंग का रहता है और ये कॉपर सल्फेट नीला रंग का रहता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा मामला है। हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जितना है पूरा। आप लोग कहते हैं ना कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आपको ये टोटल क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा बाबू, है ना? मुझे पूरा, हम श्योर है, पूरी तरीके से श्योर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए।
यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। कौन कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूस्ड है, इसका पहचान करना है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन दिए हुए हैं, इस दोनों रिएक्शन में एक एक करके हमें चेक करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूस्ड है। समझ में आ गया? चलिए एक एक करके सब पहचानते हैं। बहु पहला वाला रिएक्शन देखिए क्या हुआ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड, है ना? यही बनाया है ना, सोडियम ऑक्साइड बनाया है ना? सोडियम ऑक्साइड बनाया है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सोडियम के पास कुछ भी ऐसा नहीं है, सोडियम के पास कोई ऑक्सीजन है? यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ भी है ही नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, इसके साथ कोई एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगला यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में सोडियम के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीजन का एडिशन होने का मतलब यहाँ पे सोडियम जो है ना उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है बाबू, ऑक्सीकरण यहाँ पे हो गया है, ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। किसका? सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, है ना? तो इसीलिए देखो उपचयित पदार्थ पहला नंबर में क्या है? उपचयित पदार्थ कौन है? सोडियम। सोडियम क्या है? उपचयित पदार्थ हो जाएगा। लेकिन इसके जस्ट बगल वाला, अगर इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण अगर सोडियम का हुआ है, तो जाहिर सा बात है इसके बगल वाले पड़ोसी का अवकरण हुआ होगा, है ना? इसके बगल वाला का क्या हुआ होगा? अवकरण हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना? सो इट वुड बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपचयित पदार्थ इज दैट, ठीक है, O2। अब सेकेंड नंबर पे थे, पहला नंबर का हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। पहला नंबर में हमने उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस सोडियम और रिड्यूस्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे थोड़ा सा गौर करिए, आप देखिए क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर का हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब हम आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कराते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस S2, कॉपर ऑक्साइड और S2 का रिएक्शन देखिए क्या बना रहा है? कॉपर प्लस में H2O। एक चीज तो भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन शामिल है, लेकिन अगला टर्म में देखोगे तो कॉपर में ऑक्सीजन गायब है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो साथ में है कॉपर के, बट यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है। मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन जरूर क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन जरूर जो है माइनस में हुआ है। अब ऑक्सीजन का माइनस होना, दिस इज व्हाट? रिडक्शन। रिडक्शन यहाँ पे हुआ है। यस बाबू, यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन। तो यानी रिडक्शन किसका हुआ? तो कहीं ना कहीं कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन यानी कि अपचयन, नहीं, हाँ, अपचयन यानी कि अवकरण। समझ में आ गया? तो अवकरण हुआ है किसका बाबू? यहाँ पे अवकरण हुआ है किसका? अवकरण हुआ है यानी अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। तो देखो अपचयित पदार्थ कौन है? कॉपर ऑक्साइड। और इसके पड़ोसी वाला कौन हो जाएगा? इसका उल्टा। अगर ये अपचयित हुआ है तो ये जाहिर सा बात है ये उपचयित हुआ होगा। ये क्या हुआ होगा? ये उपचयित हुआ होगा। उपचयित, उपचयित, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाला किसका, कौन सा मैटर है? तो ऑक्सीडेशन वाला सब्सटेंस है S2, उपचयित पदार्थ है S2, है ना। यहाँ पे कौन है? उपचयित पदार्थ H2 है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस H2 है और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। आगे पढ़ लीजिए, इसको इंग्लिश में दिया हुआ। ऑक्सीडाइज्ड था सोडियम, रिड्यूस्ड था ऑक्सीजन। यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस था कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस था H2।
समझ में आ गया। चलिए आगे के क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये बोर्ड के लिए ना बहुत ज़्यादा वीवीआई है, खासकर यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूपी बोर्ड, यूपी एंड राजस्थान, यूपी एंड राजस्थान, राजस्थान बोर्ड के लिए बेहद ही जरूरी, बेहद ही जरूरी। समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फोकस करिए, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा सा फोकस करना है। एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमें क्या जरूरत है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, है ना, क्यों हमें बैलेंस करना चाहिए भाई। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा रीड करते हैं। कह रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यस, हमने ये क्लास में भी आपको बताया है बाबू कि अगर अभिकारकों में और प्रतिफलों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो समझिएगा कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे ये हो गया आपका अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक में देखो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 दूना 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो इस प्रकार से अभिकारक में परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के बराबर आ रहा है, तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम आपको इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम इसके बाद वाला आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। अब ये बात ध्यान रखिएगा बाबू कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि अभिकारक में जितने भी तत्व या परमाणु हैं उन सब के टोटल द्रव्यमान उत्पाद के टोटल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं। कह रहा है इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, और वही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित करना, बैलेंस करना आवश्यक है बाबू, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे फोकस करिए। देखिए अ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में इसको डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ऑन द बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज इक्वल। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होगी, इज इक्वल होगा, इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तभी उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये हम आपको क्लास में समझाए हैं, आप एग्जाम्पल में यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम मास की कंजर्वेशन लॉ पे फोकस करें, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे अगर ध्यान दें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
इन अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। यस बाबू, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास मस्ट बी इक्वल। Therefore, it is necessary to balance the equation to equalize the mass on both side। देखो वही बात जो हिंदी मीडियम में हमने पढ़ा था, क्या बोल रहा है कि इस कारण से हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है कि किसी इक्वेशन को क्या करें, बैलेंस करें, ताकि वो इक्वलाइज हो, ताकि वो इक्वल मात्रा में आ जाए। क्या? तो मासेस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मास इक्वलाइज हो जाए, इसके लिए इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये मामला है पूरा किसी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है क्या? हाँ अभी तो है, अभी तो 3 क्वेश्चन और है, उसको फोकस करिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उस वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखे जिनमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किए जाते हैं। देखो हमें वियोजन अभिक्रिया लिखना है, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देना है। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बाबू लाइट का यूज होता हो डिकम्पोजिशन के लिए, हीट का यूज होता हो डिकम्पोजिशन के लिए, और किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का, क्या? हाँ विद्युत का उपयोग होता हो। तो तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल देना है। देखिए हम आपके सामने यहाँ पे कुछ उत्तर लेकर के आए हैं, यहाँ पे फोकस करना है इसके आंसर पे। अगर डिकम्पोजिशन में हीट का यूज करते हैं किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, किसी यौगिक को तोड़ने के लिए, वियोजन करने के लिए, या उसका अपघटन करने के लिए अगर हम उष्मा का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका एक खास एग्जाम्पल है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। यस बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा दे रहे हैं ना, तो देखिएगा उष्मा देने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। और सबसे खास बात, अगर हम लाइट देंगे, लाइट, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन के अगर हम हीट सप्लाई करते हैं देन वो किस प्रकार से डिकम्पोज होगा। अगर हम लाइट सप्लाई करते हैं, लाइट के थ्रू अगर हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसके लिए सबसे खास एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्या है? सिल्वर क्लोराइड। यस बाबू, हमने बताया था आपको क्लास में कि चाहे वो सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो, इस टाइप के जो यौगिक है ना, वो क्या होते हैं? इस टाइप के जो यौगिक हैं वह सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड रहता तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है ना, ये क्लोरीन गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर डिकम्पोज करें, इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत अपघटन किया जाए तो कैसे? तो देखो वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हमने प्रैक्टिकली चित्र बना करके भी हम आपको समझाए थे क्लास में। तो वाटर जो है ना 2 हिस्से में टूट जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। कौन कौन सा? H2 गैस और O2 गैस, ये गैसेस फॉर्म में रहता है, बाहर निकल जाता है अलग अलग इलेक्ट्रोड से, ये पॉजिटिव एनोड से और ये कैथोड से निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये आपका मामला है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सिल्वर के शोधन में, यानी सिल्वर को सफाई करने में, सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। माने कि कॉपर, क्या बोल रहा है? सिल्वर नाइट्रेट का कॉपर के साथ जो है ना रिएक्शन कराना है, और सिल्वर कैसे कॉपर जो है ना सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को कैसे विस्थापित करता है उसी को समझाना है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या कर लेना है? कॉपर लेना है। ठीक है, देखो क्या करना है, हमें जो है ना कॉपर लेना है बाबू, कॉपर, और उस कॉपर को दिखाना है कि जब सिल्वर नाइट्रेट एक साथ है तो उस सिल्वर नाइट्रेट से हम सिल्वर को कैसे बाहर कर दें, है ना, और कॉपर का उपयोग करके। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ये देखो, कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में, यानी सिल्वर के सफाई में क्या करना रहता है? सिल्वर के साथ नाइट्रेट भी है, तो ये तो अशुद्धि है ना, तो इसलिए हम सिल्वर को बाहर कर देंगे तो शुद्ध बन जाएगा। तो इसी कारण से कह रहा है कि इन द रस्टिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को बाहर करने के लिए, है ना, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, कॉपर का उपयोग किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया कराने के लिए। तो इस प्रक्रिया को अभिक्रिया के रूप में लिखिए।
चलो हम लोग लिखते हैं, हमें क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को बाहर करना है, कॉपर को यहाँ पे देना है। तो वो देखो कॉपर जब यहाँ पे आएगा ना और सिल्वर यहाँ से बाहर हो जाएगा तो एक्चुअली रिएक्शन कैसा बनेगा, यहाँ पे फोकस करना है। सिल्वर तो अलग हट जाएगा लेकिन कॉपर इसके साथ जाएगा तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। अब इसका होता है संयोजकता 1, इसका संयोजकता 1, इसका संयोजकता 2, तो 2 इस पे आ जाएगा और 1 तो इस पे नहीं आएगा, छोड़ो हटाओ। समझ में आ गया। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा कि कॉपर और नाइट्रेट का ये फॉर्मूला हो जाएगा। और साथ में जब कॉपर नाइट्रेट के साथ मिल गया तो सिल्वर हट जाएगा और यहाँ पर सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यही रिएक्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, यही रिएक्शन इंग्लिश में आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। और ये हिंदी बताओ, हिंदी में एगो अक्षर हिंदी है, पूरा इंग्लिश वाला है। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश नहीं करना है, चलो दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया, यही हम लोग को बोल रहा था, एकल विस्थापन अभिक्रिया आप यहाँ पे दिखाइए। हमने यहाँ पे दिखा दिया है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है बाबू, तो यहाँ पे फोकस करिए इस 8 नंबर के क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। कह रहा है कि उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, अच्छा एयर के प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट करते हैं वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, इस तत्व एक्स एवं काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो वो एक्स कौन सा मटेरियल है, सब्सटेंस कौन सा है, और वो काले रंग का हो जाता है, तो काले रंग के यौगिक का नाम क्या है। इसी को इंग्लिश में एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दिया गया है कि अ सिनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो वह कह रहा है कि एयर के प्रेजेंस में अगर एलिमेंट एक्स को हम हीट करते हैं तो ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स, इस एक्स एलिमेंट का नाम क्या है। और बोल रहा है कि एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेट, और वह ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही सब क्वेश्चन है। ठीक है, फोकस करिए। एक्चुअली ये जो तत्व है ना, वो एक्स जो तत्व है वो एक्स तत्व कॉपर ही है, कोई दूसरा नहीं है। यस बाबू, यही है। इसी को एयर के प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है ना तो ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड। ये सब क्लास में हो चुका है। काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जब कॉपर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है और तब क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड, है ना। एयर के प्रेजेंस में इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। समझ में आ गया। चलिए, यानी समीकरण लिखाएगा, देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हल्का सा उष्मा लगता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, तो एक दूसरे पे कोई नई नंबर आएगा, सीधा सीधा कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये पूरा चीज क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे इंग्लिश में नाम दिया गया है कि एलिमेंट एक्स जो है ना वो कॉपर है और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है हीट के, हल्का सा हीट लेकर के, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है ब्लैक कलर का। ठीक है, आई होप ये पूरा 8 का 8 क्वेश्चन इंटरनल और 1-2 एक्सटर्नल क्वेश्चन इसमें भी शामिल होगा, ये आपको समझ में आया होगा। बाकी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वो भी हम आपको धीरे धीरे करा देंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री का अभी जो करंट में जो चैप्टर चल रहा है वो एसिड बेस एंड साल्ट का है। तो आप में से जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम बाई खान सर से नहीं जुड़े हुए हैं वो बोर्ड एग्जाम बाई खान सर से जुड़ जाइए बाबू। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम बाई खान सर ऐप को, और आधार बैच से जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं एक बार सब लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट बचा होगा आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, क्लास कैसा लगा ये भी बता सकते हैं बाबू। और उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत थैंक यू एंड जय हिंद।